हाय एवरीवन। हमारी जो सीरीज़ चल रही है साइंस एनसीईआरटी क्लास 6th, उसका आज हमारा दूसरा चैप्टर है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले चैप्टर में आई होप आपने जितना भी देखा, मैंने जितना भी कंसाइज करके आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बोरिंग हो, बट नो प्रॉब्लम। इस क्लास में आपको ज़रूर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। आपके लिए नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम आज की शुरुआत करते हैं एक श्लोक से। श्लोक बोल सकते हैं, संस्कृत में मुझे लगता है श्लोक ही बोलते हैं। और देखो, संस्कृत मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, कोशिश करूँगा सही उच्चारण करने की, बट नहीं हो पाया तो मुझे माफ़ करना। छाया मनश्च कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्तपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे पेड़ तपती धूप में खड़ा रहता है, लेकिन दूसरे लोगों को, दूसरे जानवरों को, उनको छाया प्रदान करता है, उनको फल देता है। ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी विकट परिस्थितियां होती हैं, उनसे वो खुद लड़ते हैं और दूसरों को सुगम और अच्छी ज़िंदगी प्रदान करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना है। ये इसीलिए बताया गया कि हमें एक सीख मिले, हम एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। आजकल आप सब जानते ही हैं कि क्या चल रहा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा, हेट्रेड वगैरह है। तो उन चीज़ों से बचते हुए हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और हमारे ग्रंथ, हमारे जो किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, वो हमें यही सीख देती हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना है। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर था डाइवर्सिटी से रिलेटेड था, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अब हम इतनी चीज़ें, इतनी डाइवर्स हैं चीज़ें, उनको हम पढ़ें कैसे? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पढ़ें? उसके लिए बताया गया है कि एक ग्रुपिंग मेथड है, उसको यूज़ करके हम पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ग्रुपिंग से क्या है? इट मेक्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। भाई, जो दोनों के लिए है, प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है। उनमें जो सिमिलैरिटी होती है उसके बिहाफ पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सिमिलर है इन जानवरों में। जैसे भाई 4 टांग के कौन कौन से जानवर हैं, 2 के कौन से हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी कर सकते हैं। मान लो कोई डिफरेंस है, उससे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि भाई ये अलग ग्रुप में फॉल करेगा, ये अलग ग्रुप में फॉल करेगा। तो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है उनको। 3 कौन कौन से ग्रुप हैं? हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज हैं। मुझे लगता है ट्रीज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हर्ब्स और श्रब्स के बारे में बता देता हूँ। हर्ब्स को बोलते हैं जड़ी बूटी टाइप होता है, जैसे तुलसी होती है, तुलसी वो हर्ब होती है, ठीक। शाक बोलते हैं उसको, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और पतला स्टेम होता है जिसका। फिर होता है श्रब्स। श्रब्स होता है जो थोड़ा सा बड़ा हो, जिसका तना थोड़ा सा मोटा हो, ठीक है, उनको बोलते हैं श्रब्स। इसको झाड़ियाँ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो उनको हाइट और टाइप ऑफ स्टेम्स के फॉर्म में की वजह से अलग अलग ग्रुप में वो फॉल करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे ट्रीज के बारे में पहले देखेंगे। ए में ट्री बताया गया है, तो ट्री के बारे में क्या है? सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। ये जितनी भी सारी पेड़ की बातें हो रही हैं, देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जैसे एक आम का पेड़, भाई हार्ड होता है जो स्टेम है, थिक होता है, ब्राउन होता है और वुडी स्टेम होता है, मतलब भारी भरकम। पेड़ तो वही होता है ना, भारी भरकम। भाई देख ही रहे हो आप कितना बड़ा जॉइंट पेड़ है। तो ये तो हमारा पेड़ का एग्जाम्पल हो गया। पेड़ के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि हमें पता है। अब श्रब और हर्ब की बात करें। हर्ब जैसे जो ग्राउंड है, ये ज़मीन है, ज़मीन पे जो हर्ब है वो ऐसे ऐसे बस इतना से ही फैलती है, बहुत छोटा सा होता है। अच्छा चलो, मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। आइडिया कैसे है? जैसे ये इतना सा जो साइज है वो हर्ब का है, एच। फिर जो इतना थोड़ा बड़ा साइज है वो श्रब का है, झाड़ी। और फिर बहुत बड़ा साइज ये है ट्री।
अब साइज से आप देख लिया होगा, जितना बड़ा साइज होगा उसका स्टेम उतना ही बड़ा होगा, तो आपको पता चल गया होगा किसका कितना बड़ा स्टेम है, ठीक, उतनी बड़ी उसकी जड़ें होंगी। तो ऐसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, टमाटर है, ये क्या है, हर्ब। तुलसी मैंने हर्ब बताई। श्रब जैसे भैया कैक्टस हो गया, आपका गुलाब का फूल हो गया, ठीक है, ये आपका श्रब होगा। पेड़ तो आपको जामुन, अमरूद, ये फलदायी पेड़। अब प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, मैंने तीनों चीजें आपको बता दी हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे हर्ब कौन सी है, श्रब कौन सी है। फिर दो चीजें और हैं, आपने जैसे कोई बेल देखी होगी, जैसे बेल बोलते हैं, उसको थोड़ा सा सहारे की जरूरत होती है, हम डंडा खड़ा कर देते हैं, वो डंडे पे ऐसे लिपटती 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 फिर किसी और चीज के बांध देते हैं धागे से, वो वहां पे ऐसे चढ़ती रहती है ऊपर, ठीक है। तो एक मिनट प्लीज, वो चढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स, वो क्लाइंब करती हुई चलती हैं। कुछ होती हैं जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऐसे ऐसे मतलब फैलती रहती हैं, यूं कभी इधर कभी उधर, झाड़ियों पे ही ऐसे ऐसे फैलती है, ऐसी है, उसको बोलते हैं क्रीपर्स। वो जो रेंगने वाली जो प्लांट्स होते हैं वो उनको बोलते हैं क्रीपर्स। ये होते हैं क्रीपर्स, ये होते हैं क्लाइंबर्स, ये चढ़ते हैं तो क्लाइंबर्स, ठीक। अच्छा, पत्तों की बात हो रही है, लीव्स पे आ गए हम। हमने लीव्स देखे होंगे, अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, जैसे एक पत्ता ये है, तो पत्ते में, अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा पिंक ले लेते हैं। हाँ देखो, ये पत्ते में ये जो हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये इनको बोलते हैं वेन्स, जैसे ये दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं वेन्स। और जो एक पैटर्न बना हुआ, ये कंप्लीट पैटर्न है, उसको बोलते हैं वेनेशन, इसको भी वेनेशन। और ये बीच में जैसे आप देख रहे हैं ये है, ये वेनेशन बोलते हैं इस पूरे पैटर्न को, और ये सिंगल सिंगल इनको बोलेंगे वेन्स। तो दो तरह के होते हैं, जो इस तरह का पैटर्न है जो उबड़ खाबड़ सा है, जिसका कोई सिमेट्री नहीं है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जो पैरेलल्स होते हैं, लाइक इसमें भी पैरेलल ऐसे 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 बिल्कुल पैरेलल है सारे, तो उनको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। इसमें भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसे पैरेलल हैं, तो उसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आपको लीव्स के बारे में मैंने बताया कि वेन्स होती हैं और वेनेशन जो पैटर्न होता है उसको वेनेशन बोलते हैं। अच्छा, अब मैं रूट्स की बात करूं, रूट्स में क्या है, रूट्स भी दो तरीके की हैं यहाँ पे। जो इस तरह की रूट है उसमें एक मेन रूट है, बाकी सब रूट्स हैं छोटी छोटी, आपने देखा। तो जो मेन रूट है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। लेकिन यहाँ पे आपको कोई मेन रूट दिख रही है, तो यह ये टैप रूट सिस्टम है। जिसमें मेन रूट नहीं है, सभी मेन रूट हैं या सभी सब रूट्स हैं, उसको बोलते हैं फेब्रस रूट सिस्टम। जैसे हमारा नॉर्मल घास है, हम उखाड़ लेते हैं, कई बार पूजा में जरूरत होती है तो पूरा उखाड़ा जाता है, या कई बार हमें कोई जगह साफ करनी होती है उखाड़ते हैं, तो देखते हैं हम इस तरह का रूट पैटर्न दिखता है हमें, वो होता है फेब्रस रूट सिस्टम, जो कि नॉर्मल कॉमन ग्रास में मिलता है। लेकिन इस तरह का रूट सिस्टम किस में मिलता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट लिखा है, सरसों का जो पौधा होता है उसको अगर आप उखाड़ोगे जड़ से तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका ये रोज प्लांट है वो भी शायद ऐसा ही टैप रूट सिस्टम वाला होता है, ठीक है। तो जो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे छोटे छोटे साइज के बहुत सारे बंच होता है एक थिन रूट्स का, उसको फेब्रस रूट्स बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ के वो चीज़ें लिख लेना, बाकी आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे आप नोट्स बना लीजिए। लेकिन ये सीरियसली अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतना ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन लिटरली ये बहुत काम के हैं। और ये थोड़ी सी लंबी वीडियो इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब सीड्स की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें बताया गया है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो जिनको हम मोनोकोट सीड बोलते हैं। मोनोकोट क्यों बोलते हैं, जो ये सिंगल पार्ट है ना, जिसके पार्ट नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं मोनोकोट। और जैसे ये चना है, चने का सीड है, हमने चना देखा होगा, या छोले जिसको बोलते हैं, वो भी चने का ही पार्ट होता है, मतलब कि उसका होता है तरह का। तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, इक्वल पार्ट्स। आप चने को देखेंगे तो आराम से इक्वल दो पार्ट हो जाते हैं, तो दो पार्ट, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। तो जिसके अच्छा, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, कोटिलेडन बोलते हैं। अब जिसके दो पार्ट हो पा रहे इक्वली उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स, और जिसका एक पार्ट है उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें, जो जनरली जिस नाम से जाने जाते हैं, ये बोलते हैं इनको डाइकोट्स, इनको बोलते हैं मोनोकोट्स। ये मेज क्या होता है, मक्की का दाना, जिसको कॉर्न बोलते हैं, स्वीट कॉर्न जो आप खाते हो, वो है ये। और ये चने का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये आपका मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में आपने देख लिया, जो कि सीड्स में जनरली देखने को मिलता है। अब
नोए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को जानते हैं, जानकी अम्माल। ये की रोल प्ले किया था इन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब साइलेंट वैली अगर आपको से कोई पूछे कहाँ है, देखो ये भी एक क्वेश्चन बनता है जीएस का, साइलेंट वैली कहाँ है। बहुतों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था कि एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट था केरल में, वहाँ पे अनटच्ड वो थे फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट थे। वहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की प्लानिंग करी। किस पे? कुंथीपुजा रिवर है, वहाँ पे प्लानिंग करी। लेकिन जो ये थी हमारी जानकी अम्माल, ये एक इंडियन बोटनिस्ट थी जो इन्वायरमेंटल वर्क के लिए उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी। उन्होंने एक की रोल निभाते हुए इस प्रोजेक्ट को रुकवाया और उन फॉरेस्ट को कटने से बचाया। तो ये सक्सेस हुआ था। और इस वहाँ पे जो एरिया है फॉरेस्ट है, उसको इसलिए साइलेंट वैली बोला जाता है क्योंकि वो वहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता, फॉरेस्ट है, वहाँ पे वेजिटेशन है, फ्लोरा फोना पूरा कंप्लीट हुआ है। तो बहुत अच्छा है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये है हमारे पेड़ों के बारे में। अब मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ आप लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दूंगा। देखो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता क्या है कि चाहे पेड़ हो, मतलब लिविंग चीज़ कोई भी हो, पेड़ हो या एनिमल हो, वो क्या करता है सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैक्टस की बात करूं, कैक्टस कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे पानी की कमी होती है, मीन्स डेजर्ट। डेजर्ट में वो ऐसा क्यों होता है, कैक्टस ऐसा क्यों होता है? उसके कोई लीव्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे खड़ा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर उस पर लीव्स होंगे तो ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन होगा मतलब पानी की कमी हो जाएगी, उसको फिर से पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी की तो ऑलरेडी कमी है। सो वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि कोई लीव्स नहीं, कुछ नहीं, कांटेदार अपना स्टेम बना लेता है, मोटा स्टेम बना लेता है, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। इसीलिए डेजर्ट में आपको कैक्टस देखने को मिलता है। ठीक है, उसने अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया, अडेप्ट कर लिया उसने। अब बात करते हैं, जैसे देवदार का पेड़ है, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये आपको कॉनिकल फॉर्म में दिखेगा, ट्रायंगुलर बोल लो या कॉनिकल फॉर्म में बोल लो। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ तो नहीं होता प्लेन एरिया में ऐसा कुछ। ऐसा इसलिए है सर्दियों में देखो पहाड़ों पे होता है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी होती है, बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने से मान लो नॉर्मल पेड़ होता है, ये ऐसा, मैं ऐसा पेड़ मान लूँ, ऐसा पेड़ मान लूँ, यहाँ पे बर्फ गिर गई, यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई बर्फ। अब हर जगह बर्फ से ढक गया, बहुत अच्छी बर्फबारी हुई, तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? सनलाइट लग पाएगी लीव से? टोमेटा एक्टिवेट हो पाएगा? ट्रांसपीरेशन हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। क्या पेड़ सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पेड़ कैसे सर्वाइव करेगा भाई? तो उन पेड़ ने, या नेचर बोल सकते हैं, नेचर ने ऐसा कमाल किया कि पेड़ों की जो शेप है वो ऐसे बन गई कि यहाँ पे बर्फ गिरेगी तो क्या रुकेगी? यहाँ पे बिल्कुल नहीं गिरेगी, रुकेगी। पतला पतला सा ऐसा होता है, बिल्कुल छोटे 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 ऐसे ऐसी ये उनकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये ऐसी ऐसी हर जगह दिख रही हैं, तो उस पर रुकेगी नहीं बर्फ, नीचे गिर जाएगी और ये बिल्कुल ऐसे खड़ा रहेगा, सब कुछ होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सर्वाइव कर सकता है। और इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि ये अडेप्ट कैसे किया इन्होंने, क्या रीज़न था, इसके पीछे क्या साइंस थी? देवदार पेड़ कहाँ होते हैं? पहाड़ों में। यार आपकी जीएस के हिसाब से भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप देखो ये पढ़ सकते हो, ये वही बातें सारी उसमें लिखी हुई हैं। अब हमने प्लांट्स के बारे में, पेड़ों के बारे में पढ़ लिया, अब हम एक एग्जाम्पल जानवर का भी ले लेते हैं। अब देखो डेजर्ट, सबसे पहले डेजर्ट बोलते मेरे दिमाग में पहले क्या होता था, मैं मानता था कि मैंने थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई थार जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है हमारे राजस्थान में, तो डेजर्ट बोलते मेरे दिमाग में मेरा दिमाग राजस्थान चला जाया करता। लेकिन जब मैं तैयारी शुरू करी तब मुझे पता चला, कहीं कोई टीचर से मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि भाई ऐसे कोल्ड डेजर्ट होता है। कोल्ड डेजर्ट कौन सा होता है? तो फिर असली मतलब मैंने जाना, डेजर्ट का असली मतलब होता है कि जहाँ पे वेजिटेशन ना हो, फ्लोरा फोना बहुत कम हो, उसको बोलते हैं डेजर्ट, वीरान। इसलिए तो बोलते हैं कई जैसे वीरान एरिया, उसको डेजर्टेड एरिया बोल देते हैं, तो वो वहीं से ही इसका मतलब आया है। तो डेजर्ट में आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा? कैमल्स, ऊंट देखने को मिलेंगे। ऊंट पे आप ये देख रहे होंगे हम्प, यहाँ पे 2 हम्प हैं। अब 2 डेजर्ट है हमारे यहाँ, जैसे हॉट डेजर्ट रेगिस्तान जो हमारा राजस्थान में है, एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख में है। अब होता क्या है,
आप इन दोनों ऊँटों को देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा और क्यों है वो भी बताऊंगा। पहले हम का डिफरेंस देख लेते हैं। अब वेजिटेशन होता नहीं और ये शाकाहारी होते हैं। अब शाकाहारी होते हैं, जब भी इनको खाना मिलता है इतना खाना खा लेते हैं, अपने हम्प में स्टोर कर लेते हैं, हमारे हम अपने हम्प में स्टोर कर लेते हैं, कर लिया स्टोर। अब जब इतनी गर्मी पड़ने लगेगी कि सब पेड़ पौधे जल जाएंगे, कोई वेजिटेशन नहीं बचेगा, तो ये खाना पानी कहाँ से यूज़ करेंगे? अपने हम्प से लेंगे और अपने आप को सर्वाइव रखेंगे, करेंगे। सर्वाइवल के लिए वो यूज़ करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। सेम हमारे यहाँ पे है। कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट में तो बिल्कुल ही बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पे तो फिर भी कोई एक आधा वेजिटेशन इनको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोल्ड डेजर्ट में सब कुछ बर्फ से ढक जाएगा। बर्फ से ढकने के बाद इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं? पहले ही एक हम्प नहीं, एक एक्स्ट्रा हम्प लेके जन्मे हैं। भगवान ने इस तरह से इनको बनाया है, उस एरिया के हिसाब से अडेप्ट किया है कि आप 2 हम्प लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आपके लिए वेजिटेशन बिल्कुल नहीं बचेगा, और वेजिटेशन बिल्कुल नहीं बचेगा तो क्या होगा? आप एक्स्ट्रा हम्प लेके अपना खाना एक्स्ट्रा स्टोर कर लीजिए, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी सर्दियों में तब यहाँ से आप खाना ले लीजिए। जब वो सर्दियाँ होती हैं तो इनका ये हम्प गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि इसमें से खाना इन्होंने यूज़ कर लिया तो गायब हो गया। फिर अब देखेंगे गर्दन। गर्दन पे यहाँ कोई बाल नहीं है, बहुत थोड़े बाल हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। अब हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? भाई ठंड से बचने के लिए। तो भगवान ने भी इनको ऐसे ही बनाया कि इनके गर्दन पे, मुंह पे बाल इतने बना दिए, पैरों पे इतने बाल बना दिए ताकि वो ठंड से, बर्फ से बच सकें। फिर टांगों का डिफरेंस, इनकी टांगें लंबी हैं। ये रेगिस्तान में चलने की ईज के लिए टांगें लंबी हैं, और इनका बर्फ में जैसे धंस जाते हैं, बैलेंस बनाने के लिए इनकी टांगें छोटी हैं। तो एनवायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जो चाहे पेड़ हो चाहे जानवर हो, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। यही चीज़ इसमें बताई गई है, यही चीज़ सिखाई गई। ठीक। अच्छा, जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। जैसे सी टर्टल्स का हैबिटेट क्या होता है? ओशन या सी। और कैमल का जैसे होता है हॉट और कोल्ड डेजर्ट। अब बात करते हैं हम एक साइंटिस्ट सलीम अली। आई थिंक आप लोगों ने बहुत सुना होगा इनके बारे में। ये बर्ड साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कियोलाडियो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, एक तरीके से इसको सारे टाइटल्स मिले हुए हैं, रामसर साइट, वेटलैंड साइट, नेशनल पार्क, यूनेस्को साइट। तो उसको प्रिजर्व किया था। एक रंगनतीटू बर्ड सेंचुरी है मांड्या कर्नाटक में, उसको भी इन्होंने प्रिजर्व करा था। ठीक है, ये दोनों बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और इनको पद्म विभूषण 1976 में मिला था। अब आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और जिसका सही होगा मैं उसको अपना दिल दे दूंगा। हार्ट नहीं दूंगा, दिल दे दूंगा। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ है? आपको आंसर करना है। ठीक, चलिए आगे। अच्छा, जो पेड़ पौधे या जानवर जमीन पे रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और जो हैबिटेट बनता है उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं, और हैबिटेट को बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि सांप, क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स, जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं टाइगर्स, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, इनके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा जो बोलते हैं ना जिनकी कमी होती जा रही है, जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स इनके लिए निकाले हुए हैं ताकि इनको बचाया जा सके। और इनमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आएगा? ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। कब इनिशिएट हुआ? 1973 में। ये आप बिल्कुल स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और एक और नेक्स्ट है। अच्छा, ये किसके लिए था? ये बंगाल टाइगर के लिए था, प्रोजेक्ट टाइगर। अब पहले जैसे चीता है, हमारे कई सालों से हमारे देश में एक भी चीता नहीं बचा था। जब अंग्रेज थे 1940s तक, तब तक बहुत सारे चीता थे, लेकिन उन्होंने शिकार कर करके और लोगों ने भी जैसे अपना तस्करी करते हैं उनकी खाल की, इसलिए उनको मारना चालू कर दिया। तो चीता को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, एक भी चीता नहीं बचा था। लेकिन अभी 2022 में मोदी जी, आपको याद हो और या काफ़ी
मतलब न्यूज़ में भी रहा था ये, अफ्रीका से 8 चीता लेके आए थे। बाद में शायद 2 मर भी गए, 2 या 3। लेकिन आज के दिन इनकी संख्या 20 के आसपास पहुंच चुकी है। 2022 में कहाँ लेके आए थे वो 8 चीता, आपको पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको कमेंट सेक्शन के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी एक पूछ चुका हूँ, तो ये मैं बता देता हूँ। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये 8 चीता लेके आए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे लगता है कि आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये समरी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मैं आपके लिए ये जो भी बुक्स हैं ये मेरे हाईलाइट करे हुए हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ये सब देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थोड़ा सा लंबी हो गई क्योंकि चैप्टर बड़ा था, समझाने में भी टाइम लगता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।